हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन खान्स अकेडमी। आज के हमारे जो क्वेश्चन हैं वो टारगेट किए गए हैं नॉरसेट 2023 या फिर जिसे हम लोग नॉरसेट 4 के नाम से जान रहे हैं, उसमें पूछे जाने वाले पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो बेसिकली लगभग लगभग हर साल क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं और ये आप लोगों को क्या है पता भी होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक्स क्वेश्चन है जिनके बिना एग्जाम में जाना आई थिंक आप लोगों के लिए भारी पड़ सकता है ना। तो देखते हैं हम वो क्वेश्चन ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि एक फीमेल है जो कि क्या है, डायबिटिक है। उसके बच्चे में मोस्ट कॉमनली कौन सा कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है? तो इसका आंसर इसके आपके नीचे लिखा गया है। देखिए मैंने बहुत सारी चीजें पहले से ही लिख दी हैं क्योंकि आपका टाइम इस टाइम पे बहुत प्रीसियस है। एग्जाम को जस्ट एक महीना बचा है, तो उसको लिखने में वेस्ट करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखें। और आई थिंक 15 से 20 मिनट के इस वीडियो के अंदर आप लोग इतने सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लेंगे कि आप लोगों के लिए वो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि फीमेल है एक जो कि डायबिटिक है, उसके होने वाले जो बच्चा है उसके अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है? तो इसका आंसर आप लोगों के सामने है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये एक ऐसी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है जो डायबिटिक वुमेन के बच्चे के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है मोस्ट स्पेसिफिक कौन सी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है? मोस्ट कॉमन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट था डायबिटिक मदर के अंदर और मोस्ट स्पेसिफिक है TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट अओर्टा। इसका जब पेशेंट का यानी इस बच्चे का जब एक्सरे किया जाता है तो एक्सरे के अंदर जो फाइंडिंग आती है वो कैसी आती है? एग ऑन स्ट्रिंग जैसी क्या होती है यहाँ पे जो एक्सरे है वो फाइंडिंग आती है। अब बेसिकली पूछा जाता है जब कभी भी कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है तो बेसिकली न्यूरोलॉजिकल कौन सी प्रॉब्लम होती है? और आई थिंक इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा कि जो मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी है वो है NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ये NTD क्यों हो सकता है। तो NTD होने का जो मोस्ट कॉमन रीजन है कि अगर फीमेल क्या है, फॉलिक एसिड लेस है उसके अंदर, या उसने प्रेगनेंसी के टाइम पे या प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले फॉलिक एसिड नहीं लिया है, तो उस फीमेल के होने वाले बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। और बेसिकली इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए जो हम फॉलिक एसिड देते हैं उसका अमाउंट कितना होता है? 400 माइक्रोग्राम, या जिसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलिक एसिड। अब देखिए क्वेश्चन आता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर भी कौन सा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो कॉमन देखने को मिलता है? तो अगर मैं बात करूं तो सैक्रल एजेनेसिस जो है वो मोस्ट कॉमनली क्या है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन सा? सैक्रल एजेनेसिस। और जब सैक्रल एजेनेसिस यहाँ पे देखने को मिलता है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। कौन से सिंड्रोम से? कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और आई थिंक ये नॉरसेट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन था जहां तक मुझे याद में आ रहा है। नॉरसेट 2022 नॉरसेट 2022 में ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि प्लेसमेंट ऑफ O2 मास्क, एक बच्चे के अंदर ऑक्सीजन मास्क का प्लेसमेंट कैसे होता है। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो देख लीजिए। नोज एंड चिन क्या होनी चाहिए? पूरी तरह से कवर होनी चाहिए। नोज एंड चिन शुड बी कवर्ड। नोज एंड चिन शुड बी कवर्ड। नेक्स्ट है बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन के बारे में है। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन कब देने की नीड होती है एक बच्चे को? एक बच्चे को बैग एंड मास्क की वेंटिलेशन की नीड तब होती है जब उस बच्चे का जो पल्स रेट है वो कितनी हो? 100 बीट पर मिनट से क्या हो? कम हो। किससे कम हो? 100 बीट पर मिनट से कम हो। तो आप लोगों को क्या देना पड़ेगा यहाँ पे? बैग एंड मास्क वेंटिलेशन देना पड़ेगा।
अगर बच्चे की हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट हो, अगर बच्चे की हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट हो, तो आपकी यहाँ पे जो प्रायोरिटी बनती है वो क्या बनती है, चेस्ट कंप्रेशन। तो आपकी क्या प्रायोरिटी बनती है यहाँ पे कि बच्चे को हम लोग क्या देंगे, चेस्ट कंप्रेशन देंगे। इज दैट क्लियर? हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट, बेग एंड मास्क वेंटिलेशन, लेस देन 60 बीट पर मिनट, चेस्ट कंप्रेशन। एंड हाँ, अगर बच्चे का जो हम बोल सकते हैं कि जो आप लोग ये चेस्ट कंप्रेशन या फिर बेग एंड मास्क वेंटिलेशन देते हैं, वो हम कितने 60 सेकंड तक देते हैं। और बेग एंड मास्क वेंटिलेशन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 3:1। 3:1 बोले तो 3:1 बोले तो 3 आपको देने हैं क्या, कंप्रेशन एंड देन 1 वेंटिलेशन, यानी 3 बार क्या करना है, उस बच्चे के हार्ट को कंप्रेस करना है एंड एक बार क्या करना है आप लोगों को वहां पे वेंटिलेशन देना है। बेसिकली क्वेश्चन आता है डेप्थ कितनी होती है कंप्रेशन की, तो ध्यान में रखिएगा जो डेप्थ होती है वो 1/3 होती है, जो डेप्थ होती है वो 1/3 होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीआर रेशियो इन इन्फेंट। सीपीआर रेशियो इन इन्फेंट, तो बच्चों में सीपीआर रेशियो जो होता है वो कितना होता है, 15:2। बच्चों में सीपीआर रेशियो क्या होता है, 15:2। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन है कि बच्चे के अंदर एड्रेनलिन या जिसे हम लोग एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, एड्रेनलिन या जिसे हम लोग एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, नॉर एड्रेनलिन को क्या बोलेंगे, अपने मन में बोलिए, नॉर एड्रेनलिन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर एड्रेनलिन को हम बोलेंगे नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, इसका डोज कितना होता है, तो इसका डोज याद में रखिएगा 0.01 mg पर केजी बॉडी वेट। बेसिकली ये पूछा जाना मुश्किल है, जो मेनली एक ऑप्शन में आएगा वो आपका ये आ सकता है 0.1 ml पर केजी बॉडी वेट, और उसका रेशियो कितना होता है 1:10,000। रेशियो क्या होता है एड्रेनलिन का बच्चे के अंदर, 1:10,000। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नॉरसेट 2022 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन और से 2022 में पूछा जा चुका है कि हनी कॉम्ब अपीयरेंस, माउथ पर हनी कॉम्ब अपीयरेंस कौन सी डिजीज में देखने को मिलती है, तो इम्पैटिगो एक ऐसी डिजीज है जिसमें हनी कॉम्ब अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। इमेज दिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों को, इम्पैटिगो, इम्पैटिगो के बच्चे का जो सर्च क्यों नहीं हो रहा, इम्पैटिगो, इमेज देखिए, इम्पैटिगो ये देखिए, हनी कॉम्ब की जैसी क्या देखने को मिलेगी आप लोगों को यहाँ पे, अपीयरेंस देखने को मिल सकती है ना। और ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आप ये इमेज देख लीजिए, नॉर्थ से 2022 में ये आई थिंक ये ही वाला पिक्चर आया था, ऐसा ही एक पिक्चर पिक्चर आया था आप लोगों का एग्जाम के अंदर, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लैब्ड चिक अपीयरेंस। स्लैब्ड चिक अपीयरेंस कौन सी डिजीज में देखने को मिलती है, रोजियोला इन्फेक्सियोसम में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है, स्लैब, ऐसा लगता है किसी ने गाल पर थप्पड़ मार दिया हो, ऐसी अपीयरेंस कौन सी डिजीज में देखने को मिलती है, किसके अंदर, रोजियोला इन्फेक्शन या सॉरी रोजियोला इन्फेंटम के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, ऐसी स्ट्रक्चर यानी ऐसी अपीयरेंस देखने को मिलती है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं।
रोजियोला इन्फेंटम, रोजियोला इन्फेंटम। फेस, रोजियोला इन्फेंटम फेस। तो देखो, गाल ऐसे होते हैं जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो, देखो, है ना। तो स्लैब्ड फेस अपीयरेंस किस में देखने को मिलती है, आप लोग देख सकते हैं, रोजियोला इन्फेंटम में देखने को मिलती है। और इससे रोजियोला इन्फेंटम को हम लोग सिक्स्थ डिजीज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिक्स्थ डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और फिफ्थ डिजीज हम किसे बोलते हैं, एरिथमा इन्फेक्शियोसम को बोलते हैं। फिफ्थ डिजीज हम किसे बुलाते हैं, सिक्स्थ डिजीज किसे सिक्स्थ डिजीज है हमारी रोजियोला इन्फेंटम, जिसे स्लैब चिक अपीयरेंस होती है, जिसमें एरिथमा इन्फेक्शियोसम हम किसे बोलते हैं, फिफ्थ डिजीज को बोलते हैं। ठीक है। देन इसके बाद में ये होता किसकी वजह से है, पर्वो वायरस की वजह से होता है। पर्वो वायरस B19 किसकी वजह से होता है, पर्वो वायरस B19 की वजह से होता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे, जो सिक्स्थ डिजीज है इसके अंदर जो स्पॉट्स होते हैं इसे हम नागायामा स्पॉट्स भी बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, नागायामा स्पॉट्स भी बोलते हैं। देखिएगा, रोजियोला इन्फेंटम इन्फेंटम सिक्स्थ डिजीज, और इसी के अंदर स्पॉट्स को हम बोलते हैं नागायामा स्पॉट्स। फिफ्थ डिजीज किसे बोला जाता है, इरिथमा इन्फेक्शियोसम को बाय पर्वो वायरस B19 से ये होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेना चाहता हूं मैं, टेटनस नियोनेट्रम को कौन सी डिजीज बोलते हैं, जैसे होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे कौन सी डिजीज बोलते हैं, नियोनेट्रम। फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट करना है। इजी सा क्वेश्चन है, ये भी ना बता पाओ तो धूल है फिर, है ना। चाहे सर्च करके बता देना, बता जरूर देना। टेटनस नियोनेट्रम हम किसे, कौन सी डिजीज को बोलते हैं, वन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, जो भी है आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है एज एज डिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री, एज इंडिपेंडेंट एंथ्रोपोमेट्री, यानी कि पूछा जा रहा है आप लोगों से कि ऐसा कौन सा जो एंथ्रोपोमेट्री है, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो कि एज से जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, एज से जिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये ऐसा कौन सा है, ये है जो आप लोगों का ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो हर एज ग्रुप में सेम होता है, वो होता है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। क्या सेम होता है सब में, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। और नॉर्मल मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कितना होता है, लेस देन 11.5, है ना, लेस देन 11.5 है तो हम उसे क्या जनरली क्या करते हैं, अब नॉर्मल यहाँ पे कंसिडर्ड कर सकते हैं। देन इसके अंदर मैं बात करूं, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेट फॉर हाइट से। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेट फॉर हाइट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल एज जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनसे -3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, एक बच्चा है जिसकी क्लेफ्ट लिप की बेबी है, एक बच्चा जिसको क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम थी, उसकी सर्जरी कर दी गई है, पोस्ट सर्जरी उसको कैसी डाइट देते हैं, पोस्ट सर्जरी कैसी डाइट देते हैं, हाई फाइब्रस लिक्विड इस तरह से करके, तो उसको कैसी डाइट देते हैं हम लोग, प्यूरीज देते हैं, है ना, प्यूरीज डाइट हम उसको दे सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट लो बर्थ वेट बेबी किसे कहा जाता है, अगर किसी बच्चे का वेट कितने से कम है, लेस देन 2.5 kg तो हम उसे लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। 1.5 kg से भी नीचे तो हम उसे वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। लेस देन 1 kg है तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। ठीक है। न्यू बॉर्न क्वेश्चन आता है, म्यूकोनियम कब पास करता है, तो आपको ध्यान में रखिएगा, न्यू बॉर्न म्यूकोनियम पास करने का जो उसका टाइम होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वो है 24 से 48 आवर। पैदा होने के बाद में 24 से 48 घंटे के अंदर बच्चा क्या करता है, पहला स्टूल पास करता है, जिसे हम म्यूकोनियम बोलते हैं। और पहला यूरिन बच्चा कब पास आउट करता है, पहला यूरिन बच्चा पास आउट करता है 24 से 30 घंटे के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के किससे रिलेटेड है, इंटरसेप्शन।
नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा है इंट्यूससेप्शन। तो बेसिकली इंट्यूससेप्शन होता क्या है, ये इंट्यूससेप्शन जो होता है टेलीस्कोपिंग बोलते हैं हम लोग जिसे, है ना। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारी इंटेस्टाइन है वो इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइन क्या हो जाती है, घुस जाती है। ठीक है, तो इसके ना कुछ साइन होते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अंदर जो साइन आते हैं वो आते हैं जो आपकी इंटेस्टाइन वो कैसी दिखाई देती है, कोल्ड स्प्रिंग साइन, कोल्ड स्प्रिंग की तरह दिखाई देती है ना। कोल्ड स्प्रिंग जो होता है ना, ऐसा ऐसा, ये देखिए ये स्प्रिंग की तरह दिखाई देती है, तो इसमें कोल्ड स्प्रिंग साइन आता है। ठीक है, एक्सरे पे क्लो साइन भी आता है यहाँ पे, है ना। एक जो साइन आता है आप लोगों को क्लो साइन आता है। दूसरा जो है यहाँ पे क्या आता है, रेड करंट जेली स्टूल देखने को मिलता है, और उसके अलावा पाल्पेबल मास देखने को मिलता है। देखिए 4-5 साइन है। पहला कोल्ड स्प्रिंग साइन देखने को मिलता है, फिर एक्सरे के अंदर क्लो साइन देखने को मिलता है, तीसरा रेड करंट जेली स्टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। रेड करंट जेली स्टूल, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा पाल्पेबल मास, उसके अलावा क्या देखने को मिलता है, पाल्पेबल मास देखने को मिलता है। क्वेश्चन आता है कौन से वैक्सीन के अंदर क्या है, यानी कि कौन सी डिजीज के अंदर आपका रोटा वायरस क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा, तो ध्यान में रखना एंटीससेप्शन के अंदर, या किसी बच्चे को एंटीससेप्शन है तो उसको रोटा वायरस वैक्सीन हम लोग नहीं देंगे। अगर किसी बच्चे को पहले से क्या हो गया है, यहाँ पे इंटरसेप्शन हो गया है, टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन हो गया, तो हम उसे कौन सा वैक्सीन नहीं देंगे, रोटा वायरस वैक्सीन नहीं देंगे। देन इसके बाद हम बात करें एग एलर्जी के अंदर हम लोग कौन कौन सा वैक्सीन नहीं देते हैं, स्टार पॉइंट है। एग एलर्जी में हम कौन कौन सा वैक्सीन नहीं देते हैं, एक तो येलो फीवर नहीं देते, इन्फ्लुएंजा नहीं देते, एंड मिजल्स भी नहीं देते, क्योंकि ये सभी तीनों वैक्सीन कहां पे डेवलप की जाती है, एग एम्ब्रियो में। कहाँ डेवलप की जाती है, एग एम्ब्रियो में डेवलप की जाती है। तो येलो फीवर हो, इन्फ्लुएंजा हो, मिजल्स हो, एग एलर्जी वाले बच्चे को हम ये वैक्सीन्स नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा कौन से वैक्सीन के अंदर मैक्सिमम क्राई करता है, मैक्सिमम क्राई सीन इन डीपीटी वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट कौन से वैक्सीन में, पर्टूसिस वैक्सीन में देखने को मिलते हैं। फिर क्वेश्चन एक देखने को मिल सकता है कि वैक्सीन ऑफ बर्थ किसे हम लोग बोलते हैं, या वैक्सीन एडमिनिस्टर एट बर्थ हम किसे बोलते हैं, एट बर्थ, या फिर वैक्सीन ऑफ बर्थ। नॉर्सेट 22 का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा बीसीजी होगा या हेपेटाइटिस बी होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस बी। क्या सही है या गलत है, किस किस को लगता है कि बीसीजी होगा सर, हेपेटाइटिस बी नहीं होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस बी होगा। रैशनल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। थैंक यू, विजिट करते रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है, और हमने एप्लीकेशन भी, खान्स एकेडमी नाम से एप्लीकेशन भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। ठीक है, प्ले स्टोर पे आप लोगों को वो मिल जाएगा, और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, एप्लीकेशन का लिंक। मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाउनलोड करें, उसमें बहुत सारे पेपर फ्री टेस्ट सीरीज आपके पेपर पड़े हैं, आप लोग पेपर दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कैसा है। ठीक है, अभी आई थिंक उसमें थोड़ा सा वो शो हो रहा होगा चार्ज उसके अंदर वीडियो टेस्ट सीरीज का, बट बेसिकली आप उसको कीजिएगा। मैं उसको भी अभी जस्ट मेरी टेक्निकल टीम से बात हो रही है, उसे भी मैं शून्य कर दूंगा। इस नॉर्सेट तक आप लोगों से कोई भी टेस्ट सीरीज का कोई चार्ज नहीं है जी, जितना मन करे उतना आप लोग पेपर दीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। और इसी तरह से हम ट्राई करेंगे बेसिकली डेली हम लोग ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते रहें। आज हमने कवर किया है क्या, पीडियाट्रिक्स, जल्द ही और भी सब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। थैंक यू, मैक्सिमम शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।